हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान को, जिसमें हमारा 2024-25 का बैच स्टार्ट हो गया था। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रावली पाठशाला को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम पढ़ रहे थे अपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले अध्याय को। हमने अभी तक पढ़ लिया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। ये सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अब आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग क्या हो जाएगी अपनी? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हमको पढ़ना है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम सबसे पहला प्रकार लेंगे, वो कौन सा है? वो लेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या लेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है संयोजन अभिक्रियाएं? कि संयोजन का मतलब ही देखो आप, संयोजन मतलब जुड़ना। क्या करना है? जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि मान लो एक क्या है, यहाँ पर ये तत्व है, ये तत्व है, और एक दूसरा है बी। ए और बी क्या करेंगे? आपस में जुड़ेंगे, संयोग करेंगे। क्या करेंगे? संयोग करेंगे, आपस में पास आएंगे, और संयोग करके क्या बना देंगे? एक नया उत्पाद बना देंगे। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करेंगे, लेकिन वो उत्पाद कैसा होगा? अकेला, एकल उत्पाद का निर्माण कर देंगे। क्या करेंगे? इस अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अभिकारक, एक ए होता है और एक बी, दोनों आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे? जुड़कर ए बी का निर्माण कर देंगे। जैसे कि हमने क्या किया था? मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, स्टार्टिंग में जलाया था। तो मैग्नीशियम रिबन में क्या था? एक तो मैग्नीशियम था, तो ये लिख दिया हमने मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम को क्या किया? जलाया, और जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमने इसको क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। क्या दिया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जलने के बाद क्या बन गया था? सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया को क्या करना है? संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर मैग्नीशियम एक है और यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दो है और ये ऑक्सीजन क्या है? अकेला, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे दो। जैसे ही दो लगाए तो ये मैग्नीशियम बोलेगा कि अब मुझको भी तो दो कर दो। यहाँ पर मैं दो हो गया, लेकिन यहाँ पर तो मैं एक हूँ, इसलिए यहाँ पर दो लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें एक अभिकारक, ये ए और ये बी, ये दोनों आपस में मिल गए, क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें दो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। वह अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये है अपना कार्बन। अब इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, कार्बन को जलाएंगे, तो जलाने पर क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो ये क्या, कौन सी अभिक्रिया होगी? देखो, एक ये और एक ये, दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिया? एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों अपनी? ये होगी अपनी संयोजन अभिक्रिया।
तो परिभाषा में अपन क्या लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, या जरूरी नहीं यहाँ पर दो ही हो, यहाँ से दो से ज्यादा भी हो सकते, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी अपनी, ये अभिक्रिया हो जाएगी अपनी संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया के और एग्जांपल देखते हैं अपन कि इसका नाम क्या है, ये है अपना कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं अपन बिना बुझा हुआ चूना। प्रश्न क्या पूछेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, तो आपको बोलना है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, जो अपने घर पर जो रंगाई पुताई करने के लिए, पहले अभी तो पेंट आ गए हैं, पहले क्या करते हैं चूने से पुताई करते थे, और चूने से पुताई करने के लिए जो हम चूना लेके आते हैं वही क्या है अपना कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बिना बुझा हुआ क्यों कहते हैं, अब इसको अपन बुझा के बताएंगे। जब ये बुझेगा कब, जब इसमें अपन क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। तो जब इसके साथ जल की अभिक्रिया करवाई जाती है, इसके साथ क्या किया जाता है, जल से इसको अभिक्रिया करवाई जाती है, तब ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ उष्मा भी बनेगी। क्या बनेगी, उष्मा भी बनेगी। अब प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे बुझाएंगे इसको, कि सबसे पहले अपन क्या लेंगे, ये हमने ले लिया एक बीकर, और इस बीकर में अपन क्या डालेंगे, इस बीकर के अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को अपन डालते हैं तो ये क्या होता है, धीरे 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 ये बीकर होता है वो गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। और ये गर्म किसके कारण होता है, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड में अपन क्या करते हैं, जल को मिलाते हैं, तो क्या होगा कि उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इस इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड था, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका दूसरा नाम क्या है, बुझा हुआ चूना। कैसा चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है। अब यहां से प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को
जल के अंदर डालने पर बीकर गर्म हो जाता है, क्यों? तो आप क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के अंदर डालने पर बीकर गर्म हो जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने का निर्माण होता है और साथ में उष्मा का निर्माण होता है। इस उष्मा के कारण ही बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने का सूत्र, फिर बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन अगले अभिक्रिया करते हैं। अब ये जो बुझे हुए चूने का निर्माण हो गया, हमने क्या किया था, दीवार अपन को घर को पेंट करनी है, इसके लिए हमने क्या लाया था, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने के अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया और उसको कैसा कर दिया, बुझे हुए चूने को बना दिया। अब इस बुझे हुए चूने को मैं क्या करूँगा, दीवार के ऊपर पेंट करूँगा। क्या करूँगा, दीवार के ऊपर पेंट करूँगा। और पेंट करने के बाद आप देखोगे कि जिस दिन आपने पेंट किया है दीवार के ऊपर, चूने को लगाया है, उस दिन तो दीवार इतनी नहीं चमकती है, लेकिन 2-3 दिन बाद आप देखोगे कि दीवार एकदम से चमकने लगती है। वो किस लिए चमकती है, आगे अभिक्रिया में देखते हैं। तो ये हो गया अपना एक संयोजन अभिक्रिया का एक और प्रकार। अब अपन लेंगे अब यहाँ तक अपन ने क्या किया था, यहाँ तक अपन ने चूने के अंदर पानी मिला दिया था और बुझा हुआ चूना का निर्माण कर दिया था। अब बुझे हुए चूने के बाद में अपन क्या करेंगे, इस बुझे हुए चूने को ले लिया आपने, तो ले लेते हैं बुझे हुए चूने को। ठीक है, इस बुझे हुए चूने को ले लिया और दीवार के ऊपर पोत दिया। अब दीवार के ऊपर क्या होगा कि वायु होगी आसपास और उस वायु में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 होगी। ये CO2 जब इसके साथ मिलेगी तो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस साथ में जल का निर्माण करेगा। क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस साथ में जल का निर्माण करेगा। अब ये तो कैसा है, विलियन फॉर्म में। एक अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ये क्या है, बुझा हुआ चूना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, और ये क्या बन जाएगा, सॉलिड या एक ठोस पदार्थ क्या बनेगा, इसका नाम लिखना है आप, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है, अपना संगमरमर। क्या है, संगमरमर। और संगमरमर कैसा होता है, सफेद सफेद चमकीला, इसी कारण क्या होता है, दीवार चमकने लगती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अपना संगमरमर का निर्माण हो गया। प्रश्न कैसे पूछेगा कि दीवार पर चूने की पेंट करने पर परत किस कारण से दीवार चमकने लगती है, तो आप क्या बोलोगे, कितने समीकरण लिखने हैं आपको इसमें, 2। सबसे पहला लिखेंगे कि जब चूने बिना बुझे हुए चूने को जल के साथ मिलाया जाता है तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। जब इस बुझे हुए चूने को दीवार के ऊपर पोता जाता है और यह वायुमंडल की CO2 के साथ अभिक्रिया करता है और उसके फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवार के ऊपर चमक आती है और साथ में जल का निर्माण करता है। फिर पूछे 1 नंबर में संगमरमर का सूत्र क्या है, तो आपको बोलना है कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसके बाद एक और अभिक्रिया देख लेते हैं अपनी, तो ये भी देखो, ये भी किसकी हुई, अपनी संयोजन। अब इसके आगे अपन देखते हैं एक और उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का। H2 प्लस O2 आपस में अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया, जल। लेकिन ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिए, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आगे 2 लगा दिए। ये हो गया अपना समीकरण संतुलित। तो ये सारी क्या है, अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, सारी संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखना है, प्रश्न कैसे पूछेगा संयोजन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्या बोलोगे, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं।
वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब इसके एग्जाम्पल आपको लिखने, उसके बाद आपको ये छूने वाला या दीवार पर चमक वाला प्रश्न पूछे तो आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है। उसके बाद बिना बुझे हुए छूने का, बुझे हुए छूने का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जब अपन चूने के अंदर क्या डालते हैं? पानी डालते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एक और अभिक्रिया का प्रकार है जिसमें क्या होता है कि ऊष्मा का निर्माण होता है या ऊष्मा का सर्जन होता है। वह कौन सी कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। अब ये जो अभिक्रिया है इसमें देखो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण क्या हो गया? बीकर गर्म हो गया। और ये अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा वाली अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है क्षेपी, एक होती है शोषी। देखो दो शब्द है, ऊष्माक्षेपी एक तो शब्द है ये, और एक है ऊष्मा शोषी। अब देखो ऊष्माक्षेपी का मतलब तो क्या है? ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, अभिक्रिया होगी, इसके फलस्वरूप अभिक्रिया ये ऊष्मा है वो बाहर निकलेगी। लेकिन ऊष्मा शोषी के अंदर देखो, शोषी अवशोषण करना, तो ऊष्मा को पहले तो किया अवशोषण और उसके बाद ही अभिकारक टूटा, तो वो तो क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अपन को पढ़ना है अभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे अपन, दूसरी अभिक्रिया का प्रकार अपना कौन सा हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को हमको पढ़ना है। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो क्या लिखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निर्माण होता है, वह क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिख देंगे अपन, वह अभिक्रिया है जिसमें क्या बन रहा है? उत्पाद तो बन रहा है लेकिन उसके साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है। अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, किसके साथ? उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो। यहां पर है उत्सर्जन, जब अपन ऊष्मा शोषी पढ़ेंगे वहां पर अवशोषण होगा, उत्सर्जन हो। तो क्या बन रहा है यहां पर देखो कि ऊष्मा तो बन रही है। अब ऐसा नहीं है कि एक अभिक्रिया का प्रकार सिर्फ एक ही होगा, अब ये अभिक्रिया ये संयोजन भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। जो मैक्सिमम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी वो संयोजन ही होगी, बाकी सभी वो ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये क्या है? उत्पाद तो बना और इसके साथ साथ क्या बनी? ऊष्मा। और ऊष्मा क्या हुआ? उत्सर्जन, ऊष्मा बाहर निकली। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी कि वह अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के, किसके साथ? उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, वो कौन सी कहलाती है? अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। जो भी दहन की अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। प्राकृतिक गैस का दहन, अब प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो क्या होता है? प्राकृतिक गैस का सूत्र होता है ये मेथेन। मेथेन होती है वो क्या है? प्राकृतिक गैस। ये क्या है? मेथेन। या आपको ऐसे बोले मेथेन के दहन को समझाइए, तो मेथेन, अब इसको क्या करना है? जलाना या दहन करना है। तो दहन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन। अब इसका दहन कर दिया और दहन करने पर क्या बनेगा अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी चीज को जलाते कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल बनेगा और साथ में ऊष्मा
कौन सी अभिक्रिया है? क्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्मा भी बनेगी, साथ में ऊष्मा का निर्माण, जलाते हैं तब उसमें से ऊष्मा निकलती है। सर्दियों में क्या करते हैं? जलाया, और ठीक है, तो साथ में ऊष्मा निकलती है, उसी के कारण अपन को गर्मी मिलती है। तो ये है मेथेन, ऑक्सीजन। अब ये देखो ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। यहाँ पर देखो कार्बन कितना है? 1, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, और यहाँ पर 1, कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 4 है। तो अब इसको क्या करना है? 4 करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस हाइड्रोजन को 2 से मैंने गुणा कर दिया। कितना? 2 से गुणा कर दिया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और यहाँ पर भी 4। कार्बन यहाँ पर 1, कार्बन यहाँ पर 1, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 है। तो क्या कर देंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे? 4। ये समीकरण संतुलित करने में मैंने आपको सिखाया ये किस प्रकार से होता है। ये हो गया अपनी पहली है प्राकृतिक गैस का अध्ययन। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी। अब उसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और इस दूसरे एग्जाम्पल को तो आप रोज काम में लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है दूसरा अपना? भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है वो मैं आपको। अब भोजन का पाचन, अपन क्या करते हैं? खाना खाते हैं रोज। अब खाना किस लिए खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमको क्या मिले? एनर्जी मिले या ऊर्जा मिले। और ऊर्जा क्या है? ऊर्जा ऊष्मा का ही एक रूप है। अब ये ऊर्जा अपन को मिलेगी कहाँ से? कि हम खाना खाएंगे, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो लिख दो यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज अपना क्या है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, जिसमें कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। ये है अपना ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। जब मैं पाचन पढ़ाऊंगा तब अच्छे से आपको समझाऊंगा किस प्रकार से ग्लूकोज जाता है, कैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, CO2 कैसे बनती है। ठीक है, अब ये गया भोजन, कार्बोहाइड्रेट मिल गया। अब हमने सांस के साथ क्या ली? ऑक्सीजन। अब ये टूटेगा, इसका दहन होगा तभी, तो इसको शरीर में दहन के लिए क्या जाती है? अपनी ऑक्सीजन हमने ले ली। तो ये हमने ले ली ऑक्सीजन। क्या ले ली? ऑक्सीजन ले ली। और अब ये क्या होगी? शरीर के अंदर अपनी अभिक्रिया होगी। क्या होगी? अभिक्रिया होगी। और साथ साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन ली थी, बाहर अपन क्या छोड़ते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बाहर निकली अपनी CO2, और साथ में क्या बनेगा? जल। और जल बन गया, और साथ में क्या बनेगी? ऊर्जा। क्या बनेगी? ऊर्जा। अब ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं? यहाँ पर देखो कार्बन 6 है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितना है? 1। तो इसको चेक करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 12, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब और देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को गिनो। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2, 6 और 6 12, और ये कितने? 18 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6। तो क्या करें? इस साइड 12 और जोड़ने, तो यहाँ पर लगा देते हैं 6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 18, तो दोनों साइड समान हो गए। तो ये अपना क्या हो गया? भोजन का पाचन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। समझाइए, अगर पूछे तो आपको क्या बोलना है? ये अभिक्रिया लिखनी है, और भोजन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये हो गया अपना दूसरी अभिक्रिया किसकी? अब आप देखोगे कि बहुत से अपन वनस्पति वगैरह होते हैं, खाद्य, ठीक है, ये अपने सड़ जाते हैं, पड़े पड़े सड़ते, और सड़ने के कारण किसके? उसके अंदर से गैस का निर्माण होता है। तो अपन एक और एग्जांपल लिख देंगे कि वनस्पति या कंपोस्ट के सड़ने की प्रक्रिया भी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना संयोजन अभिक्रिया और
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। पूरे एनसीईआरटी बेस के ऊपर ही पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी अपनी संयोजन और यहाँ पर अपनी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं पूरी हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था संयोजन क्या कर रहे थे, दो जनों को आपस में मिला रहे थे, उनकी शादी करा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अपघटन में अपन को क्या करना है, तलाक 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 करना है, मतलब जुदा कर देना है। क्या करना है, जुदा कर देना है। किसको, अभिकारकों को तोड़ देना है और उनको अलग अलग कर देना है। ठीक है, तो अब अपन अगली वाली अपनी अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसका नाम है, कौन सी होगी, ये तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर की हो जाएगी। और ये अपनी कौन सी होगी, अपघटन। अपघटन या इसका दूसरा नाम है वियोजन। क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में उसमें तो क्या था, ए और बी आपस में मिलकर ए बी का निर्माण कर रहे थे, लेकिन इसमें ए और ए बी है, ये टूट जाएगा और किसका निर्माण करेगा, ए प्लस बी का। अब किसी भी चीज को तोड़ना है तो अपने आप तो टूटेगा नहीं, अब रिश्ते को तोड़ना है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और उसको तोड़ना है तो क्या करेगा, किसी को आके बीच में चुगली करनी पड़ेगी, तभी वो क्या होगा, टूटेगा, उनके रिश्ते में दरार आएगी, वो दूर दूर हो जाएंगे। और यहाँ पर ये दरार लाने का काम कौन करेगा, या तो ताप करेगा, ताप के द्वारा इसके अंदर दरार ला लेंगे, दोनों को तोड़ देंगे, या फिर इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, करंट दे देंगे इनको। ठीक है, या इसको सूर्य का ताप दे देंगे, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि ताप के द्वारा या किसी भी अन्य कारक के द्वारा क्या होता है, एक अभिकारक टूट के एक से अधिक उत्पादों में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी रासायनिक अभिक्रिया, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या एकल अभिकारक टूट के, ये क्या है अभिकारक और इस साइड क्या है उत्पाद, एकल अभिकारक टूट के एक या एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वह कौन सी हो जाएगी, अपनी वियोजन अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे अपन कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, कैसा, अकेला, उसमें एकल उत्पाद बन रहा था, लेकिन इसमें एकल अभिकारक क्या करेगा, टूटेगा। मैं तो टूट गया भाई, अभिकारक टूटकर कितने उत्पाद का निर्माण, एक या एक से अधिक, टूटकर एक या एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया किसको कहेंगे, कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट के एक या एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये जो अपन ने पढ़ी थी संयोजन, अब इसको योगात्मक भी बोलते हैं। ये जो संयोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम और क्या है, योगात्मक अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, योगात्मक। क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं, इनको आपस में जुड़ रहे हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या संयोजन नहीं दे के योगात्मक दे दे तो ये। अब ये जो अपघटन अभिक्रिया है, इसमें भी अपन ने देखो किन किन चीजों से, 1, 2 और 3 चीजों से तोड़ा था। तो अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया के कितने प्रकार हो जाएंगे, मुख्य रूप से 3। आगे बढ़ते हैं, तो अपघटन अभिक्रिया, अब इसके कितने
3 प्रकार है। कौन कौन से? 3। अब 3 कौन कौन से? सबसे पहला है अपना ताप अपघटन। अब इसमें अपन सीधा साधा क्या है कि इसमें अपन अगर किसी भी वस्तु को तोड़ेंगे तो किससे क्या देंगे? इसको ताप देंगे या हीट देंगे। और उसके बाद है अपना वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। और चौथा है अपना प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन कुछ नहीं है इसमें। ताप अपघटन अपन पढ़ेंगे। ताप अपघटन में क्या होता है कि इसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या दिया जाता है? उष्मा या हीट दी जाती है, ताप दिया जाता है। और वो ताप का माध्यम क्या होता है? या तो अपन किसी वस्तु को जलाकर उसको ताप दे या किसी अन्य प्रकार से अपन उसको ताप देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अपना ताप अपघटन। इसमें अपघटन ताप के द्वारा, अपघटन ताप के द्वारा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा? अपघटन विद्युत के द्वारा। अपघटन कॉमा कर देता हूं मैं, आप समझ लेना, विद्युत के द्वारा। इसमें अपघटन प्रकाश के द्वारा, ठीक है। अब अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहले है ताप अपघटन। सबसे पहले किसको लेंगे अपन? ताप अपघटन लेते हैं। इसमें अब वो अपन को सूत्र लेने जो उसमें लिए थे। इससे आपको क्या याद रखने में आसानी होगी। वहां पर हमने क्या बनाया था? चूने के अंदर क्या डाला था? जल। और उससे क्या बना दिया था अपने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर सीधा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे? पहला एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? ताप अपघटन वाला। अब इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे कि हमने लिया था क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना। अब इस बुझे हुए चूने को अपन को क्या करना है? सीधा साधा ये सिंबल किसका है? हीट का। इसको अपन ने क्या दी? उष्मा दिया, इसको गर्म किया, तो क्या बन जाएगा? जस्ट उसका उल्टा। क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल का निर्माण हो गया। अब एक और हमने बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाया था? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं? संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। अब कैल्शियम कार्बोनेट भी जब क्या इसको गर्म करते हैं, क्या करें? इसको गर्म करेंगे तो साथ क्या बनेगा? इसकी चूने का निर्माण होगा और साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ये दोनों अभिक्रिया क्या है? ताप अपघटन। क्यों? क्योंकि इसमें अपन ने क्या दिया था? इसको ताप या उष्मा दी थी। एक और है अपना FeSO4। इसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? फेरस सल्फेट। अब इस फेरस सल्फेट को जब अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 प्लस फेरिक ऑक्साइड बनेगा, तो लिख दो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड। ये सूत्र क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड बन गया और साथ में दो गैसें बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पर कितने हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। अब ये समीकरण संतुलित है या नहीं, ये अपन देखते हैं। Fe यहाँ पर कितने हैं? 2। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो लगा दो यहाँ पर कितने हैं? 2। ठीक है, तो 2 Fe हो गए। अब सल्फर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 और 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8। समीकरण हो गया अपना संतुलित। तो ये क्या बन गया? फेरस सल्फेट को ऊपर जब गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में SO2 तथा SO3 का निर्माण होता है। अब आप फेरस सल्फेट को देखोगे तो उसका रंग हरा होता है।
अब इसको जब अपन गर्म करेंगे तो इसका रंग धूसर हो जाता है, किसके कारण? कि फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसका सवाल कैसे बनता है कि जब फेरस सल्फेट को अपन गर्म करते हैं तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो ये जो दोनों है ये क्या है? अपनी गैस है। क्या है? ये गैस है। क्या है? ये गैस, ये भी गैस, ये सॉलिड अवस्था में और ये भी अपनी सॉलिड अवस्था में। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि एक तो ताप अपघटन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? इसके उदाहरण, ये अभिक्रिया आपको दे दे तो ये क्या है? ताप अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो इसका रंग धूसर हो जाता है, क्यों? तो आपको बोलना है जब फेरस सल्फेट को अपन गर्म करते हैं तो इसका रंग धूसर हो जाता है क्योंकि फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो आप बोलोगे सोडियम डाइऑक्साइड, जी सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की गंध आती है इसको गर्म करने पर। हो गया अपना, ये हो गया अपना ताप अपघटन अभिक्रिया। अब उसके बाद एक और ताप अपघटन की अभिक्रिया देख लेते हैं अपन, चौथी, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कैसी अवस्था में है? अब इसको क्या करना है? उष्मा देनी है या हीट। ठीक है, उष्मा देनी है, हीट दी इसको तो क्या बन गया? लेड ऑक्साइड बन गया, साथ में नाइट्रोजन गैस बन गई और इसके साथ में ऑक्सीजन बन गई। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछेगा कि अब पहले इसको संतुलित कर देते हैं, तो यहां पर अपन कर देंगे 2, ये हो जाएगा अपना 2 और ये हो जाएगा अपना 4। ठीक है, अब ये है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लेड। पीबी को क्या बोलते हैं? लेड और नाइट्राइट। लेड नाइट्राइट को क्या किया हमने? गर्म किया और लेड ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? एक ऑक्सीजन है, लेड ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बन गया ये लेड ऑक्साइड। अब इसके बाद क्या बन गई? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और साथ में क्या बनी? ऑक्सीजन। अब प्रश्न पूछे कि लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है जिससे गंध आती है? तो अपने नाइट्रोजन और क्या बनेगी? नाइट्रोजन गैस, और साथ में ऑक्सीजन भी निर्माण होता है। ये तो हो गया अपना कौन सा? ये हो गया अपना पूरा मैटर किसका बन गया? अपने ताप अपघटन का। कौन सी कितनी अभिक्रिया है इसमें? अपन को 4 मुख्यतः याद रखनी है। इसमें से सिर्फ आपको पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी गैस बनती है, तो आप बोलोगे इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस बनती है, नाइट्रो अब तो अपना क्या पूरा हो गया? यहाँ पर ताप अपघटन पूरा हो गया। अब किसको पढ़ना है अपन को? वैद्युत अपघटन को। तो अब दूसरा ले लेते हैं अपन, वैद्युत अपघटन। अब वैद्युत अपघटन में एक जो संयोजन में पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? H2 + O2, इसको जोड़ा था अपन ने, क्या बना दिया? जल बना दिया था। जस्ट इसका उल्टा अपन को क्या पढ़ना है इसमें कि H2O है, इसको क्या किया अपन ने? विद्युत धारा दी या विद्युत धारा, करंट फ्लो किया इसमें, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का निर्माण होगा और हाइड्रोजन। ठीक है, अब किस प्रकार से ये पूरा प्रयोग होता है ये अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन को क्या लेना है? एक अपन आगे वाले पेज पे करते अपन, एक अपन ने ले लिया यहाँ पर क्या हो गया इसको, ये हो गया
सॉरी हो गया ये सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है और इस जल के अंदर थोड़ी सी कुछ मात्रा में अपन क्या डालेंगे, कुछ बूंद इसके अंदर H2SO4 के भी डाल देंगे, जिससे क्या होगा, ये अभिक्रिया की दर को फास्ट करेगा, उसको आयनित कर देगा। अब ये डाल दिया अपने जल, अब जल के अंदर इसके अंदर डाल के इसके अंदर क्या करेंगे अपन, 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगेंगे, ये और ये, ठीक है। अब एक होगा कैथोड और एक होगा एनोड। अब इनको अपन क्या करेंगे, तार के माध्यम से एक बैटरी से जोड़ देंगे, प्लस और माइनस, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। अब इस बैटरी से जोड़ने के बाद इसके ऊपर अपन रख देंगे 2 परख नली रख देंगे, क्या रख देंगे, इसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब रख देंगे। दो टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे। एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर रख दी और एक टेस्ट ट्यूब अपन यहाँ पर रख देंगे। पानी इसमें से निकाल देते हैं और एक टेस्ट ट्यूब अपनी यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी। अब जब इसमें अपन क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या इसमें करंट का फ्लो करेंगे, तब क्या होगा, इसके जो अंदर जल के अणु हैं वो H प्लस तथा OH माइनस के रूप में आयनित हो जाएंगे और आयनित होने के बाद इसके परख नली के ऊपर क्या होते हैं, थोड़े थोड़े बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बुलबुले किसके कारण होते हैं, ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले होते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रयोग आपके अंदर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा साधा आपको पूछेगा कि वैद्युत अपघटन, ये अगर पूरा प्रयोग पूछे आपको तो पूरे प्रयोग में आपको क्या लिखना है कि जब एक बीकर में अपन क्या लेंगे, जल लेंगे और उसके अंदर कुछ बूंदे H2SO4 की डालेंगे, उसके बाद 2 कार्बन की छड़े लेंगे जिसको अपन इलेक्ट्रोड के रूप में लेंगे। अब उसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे, उसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब लगा देंगे। अब जब टेस्ट ट्यूब लगाएंगे और विद्युत धारा इसमें प्रोवाइड करेंगे तो परख नली के अंदर बुलबुले उठने लगते हैं और ये किसके कारण होता है, H2 तथा O2 गैस बनने के कारण होता है। ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पर बुलबुले बना देते हो तो H2O H2 प्लस O2। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कौन सा अपघटन हो गया, वैद्युत अपघटन। अब उसके बाद है अपना तीसरा, कौन सा बचा तीसरा, अपना तीसरा बचा अपना प्रकाश अपघटन। कौन सा बचा, प्रकाश अपघटन। अब इस प्रकाश अपघटन में क्या होगा, तीसरा है अपना प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में आपको सीधा सा क्या लिखना है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा किसका अपघटन हो जाता है, अभिकारकों का अपघटन होकर उत्पाद का निर्माण होता है। इसके लिए आपके बुक के अंदर एक दिया हुआ ऐसे खिड़की है और इस खिड़की में से क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश। क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और एक ली हुई है यहाँ पर कटोरी, जिसको क्या बोलते हैं, चाइना डिश। अपने घर पर बर्तन की जो अचार की वगैरह बंडियाँ होती है उनको क्या बोलते हैं, चाइना, चीनी माटी की बनी हुई है तो उसको चाइना डिश बनी हुई। अब इसके अंदर क्या पड़ेगी, इसके अंदर अपन ने सिल्वर क्लोराइड AgC क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड डाल दिया। आप देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद इस सिल्वर क्लोराइड है, इसका रंग चेंज हो जाता
है। अब ये किसके कारण होता है कि सूर्य के प्रकाश के कारण इसका अपघटन होगा। और अपघटन किस प्रकार से होगा, इसका अपघटन किस प्रकार से होगा, अपघटन होगा इसका सिल्वर क्लोराइड है ये टूटेगा और साथ में क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, तो क्या बोलेगा आप कि जब सिल्वर क्लोराइड को क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। पहले ये कैसा था, श्वेत रंग का, कैसा था, श्वेत, और बाद में कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा धूसर रंग का हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछेगा कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो उसका रंग धूसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि यह क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और इसका अपघटन हो जाता है। ये तो हो गया अपना ए। अब दूसरी इसी तरह की अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे, अब सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे और जब सिल्वर ब्रोमाइड को अपन क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या बनता है, Ag प्लस साथ में ब्रोमीन गैस। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर है दो है और यहाँ पर ब्रोमाइड, यहाँ पर एक नहीं, एक भी नहीं है, एक है, यहाँ पर दो है, तो अब इसको क्या करेंगे, दो करेंगे, तभी सिल्वर भी यहाँ पर कितने करने पड़ेंगे, दो। अब ये जो अभिक्रिया है कौन सी, ये, इस अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। अब ये श्वेत श्याम फोटोग्राफी क्या होती है कि अभी तो अपने क्या आ गए, मोबाइल कैमरा फोन आ गए, लेकिन पहले के टाइम में क्या आती, रीलें आती थी और इन रीलों को धोने के लिए श्वेत श्याम फोटोग्राफी, इसको क्या बोलते, रील आती थी, कैमरे के अंदर डलती थी, उसके बाद फोटो धुले जाते थे और उसके बाद फोटो निकलते थे। तो ये किसकी, ये प्रक्रिया क्या है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। क्या है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करके फिर सूर्य के प्रकाश में रखा जाता था उनको और फिर सिल्वर और ब्रोमीन गैस का निर्माण होता था, ब्रोमाइड। अब ये हो गया अपना प्रकाश अपघटन। ये तो हमने तीनों प्रकार के अपघटन देखे। अब इन तीनों अभिक्रिया में आपने देखा कि सब में क्या कर रहे हैं अपन, अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब उसको उष्मा की आवश्यकता हो रही है, ये अभिकारक उष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा और उसके बाद टूटेगा। तो ये जो सारी अभिक्रिया है, ये सारी अभिक्रिया किसके रूप, किसका प्रकार हो जाएगी, हमने पढ़ा था उष्मा, एक पढ़ा था उष्मा शेपी, और ये क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी। कौन सा प्रकार हो जाएगा, ये चौथा अपना उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी कि वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, उष्मा का, उसमें उत्सर्जन हो रहा था, इसमें अवशोषण हो, अवशोषण हो, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। आगे जो जो आप देख रहे हो ये सारी अभिक्रियाएं क्या है, ये सारी इसमें सब में क्या हुआ है, उष्मा का उपयोग हुआ है, ऊर्जा का उपयोग हुआ है, ये सारी क्या है, कौन सी अभिक्रिया है, ये सारी उष्मा शोषी अभिक्रियाएं है। तो आज हमने कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ी, संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ी। उसके बाद उष्मा शेपी अभिक्रिया पढ़ी। ठीक है, ये चार अभिक्रिया हमने पढ़ी है। संयोजन अभिक्रिया
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और फिर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये चारों अभिक्रिया हमने इस लेसन में, इस चैप्टर में पढ़ ली है। अब अपने 4 या 5 अभिक्रियाएं और बची है, इनको पढ़ते ही अपना पाठ पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो रावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि औरों तक पहुँचे और हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।